करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? यानी कि क्या कारण थे कि और महिलाओं को घर पर पढ़ाया गया, और नीचे दिए कारणों में से कौन सा उचित कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। दूसरा ऑप्शन है, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। तो ये एक उचित कारण है। तीसरा ऑप्शन है, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य से रोकेगा। ये भी एक कारण था। चौथा ऑप्शन है, लोगों को डर था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। ये भी एक कारण था। जबकि पहला ऑप्शन जो है ये कारण नहीं था, यानी कि उनको जो पुरुष थे उनको औरतों को घर पर पढ़ाने में कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि ये जो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ में जो कारण दिए गए हैं ये सभी कारण थे जिसके कारण वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए कथन का सही कारण ये नहीं है कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में अभिभावकों को बहुत खुशी होती थी, बल्कि वे स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि उन्हें डर था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। दूसरा ऑप्शन है, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। तीसरा ऑप्शन है, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। चौथा ऑप्शन है, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। आपका राइट आंसर है, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक खनिज नहीं है। भूगर्भ से प्राप्त किए जाने वाले एवं विशिष्ट रासायनिक तथा एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनने वाले तत्व खनिज कहलाते हैं। तो खनिज क्या है? एक तो ये भूगर्भ में पाए जाते हैं खनिज, दूसरा इनका निर्माण भी भूगर्भ में ही होता है, और ये रासायनिक और कई तत्वों के संयोग से ये बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि खनिज हैं। किंतु ऑप्शन में दिया गया है भोजन पकाने में प्रयोग होने वाला नमक, ये एक यौगिक है। आपका राइट आंसर होगा ये नमक। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो अनुदेशात्मक प्रक्रिया है उसका हिस्सा कौन सा नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, तथ्यों का सिरोलेख। दूसरा ऑप्शन है, क्रियान्वयन। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिपुष्टि तंत्र। चौथा ऑप्शन है, योजना। तो क्रियान्वयन, प्रतिपुष्टि तंत्र और योजना ये तो इसकी सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक की प्रक्रिया के एक अंग हैं, जबकि तथ्यों का सिरोलेख ये इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग भाषा में किया जाता है। तथ्यों का सिरोलेख सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिरोलेख भाषा शिक्षा में महत्वपूर्ण होता है। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ये गलत है, बल्कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तीसरा ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच की नींव रखता है। ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह कथन गलत है कि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। मनुष्य से संबंध है और इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक है। ये सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। यानी कि भाषा की जो आवश्यकता होती है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में वो सबके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार से संप्रेषित नहीं करता? यहाँ पर ये बताना है, यानी कि जो ऊपर जो ये विचार बताया गया यहाँ पर इससे कौन सा मेल नहीं खाता। पहला ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ये गलत है क्योंकि कथन में ये चीज़ दी गई है कि अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है, जबकि ऑप्शन में पहले में दिया गया है भाषा की सार्थकता सबसे कम है। दोनों अपोजिट हो गए इसलिए गलत होगा पहला
कथन, और राइट आंसर भी होगा पहला ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भाषा पर जोर दिया जा रहा है दूसरे ऑप्शन में भी। तीसरा ऑप्शन है चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। ये भी ठीक है, यहाँ भी भाषा के महत्व के बारे में बात हो रही है। चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। यहाँ पर भी भाषा के प्रयोग की बात हो रही है। तो ये भी तीनों कथन सही है, पहला कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान जिस तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, यह कथन प्रश्न में दिए गए विचार को संप्रेषित नहीं करता। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभों को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का सार को स्पष्ट करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करती है। सातवां क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। एक शिक्षिका अभ्यास देती है और कहती है कि कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं। आप क्या है? खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदल लेते हैं। 3 महीने यहाँ है, 3 महीने फिर अगले 3 महीने किसी और स्थान पर जो मौसम के अनुकूल हो। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? पहला ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। दूसरा ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में समय को रखने में सहायता करेगा। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें क्या होगा, एक तो अवधारणाओं को बेहतर रूप से बच्चे समझ पाएगा जब खुद को खानाबदोश के जगह सदस्य बना करके रखेगा, और एक नई परिस्थितियाँ यानी कि 3 महीने यहाँ हैं, 3 महीने बाद नई जगह पर जाएगा तो नई परिस्थितियों में समय को रखने में सहायता करेगा ये प्रश्न। तो चौथा ऑप्शन है ये प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। तो यहाँ पे आनंदमय, सुरक्षित और इस तरीके की, तो ये इससे इस जो क्वेश्चन है उससे कोई भी इसका मेल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खानाबदोश जीवन संबंधी प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप में समझने के लिए नई परिस्थिति में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। 8वां क्वेश्चन, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? पहला ऑप्शन है चूंकि लड़के आगे अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं, यानी कि स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग व्यवसाय है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता जो है उनको एक सार्थक संबोधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। कक्षा में लैंगिक भूमिका संबंधी चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित किया जा सके। 9वां क्वेश्चन है इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो पहला ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये करेंगे, अभिसारी प्रश्न भी करते हैं, अन्वेषणात्मक यानी प्रोबिंग प्रश्न भी, ये भी क्या है, तार्किक चिंतन को विकसित करते हैं, जबकि बंद उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करते। बंद उत्तर वाले प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए खुले उत्तर वाले प्रश्न लिखने को कहना चाहिए। दसवां क्वेश्चन है अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? पहला ऑप्शन है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसके बीच में उभार होता है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन नीले ग्रह कहा जाता है, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन ये पूर्ण गोल है, ये नहीं कहा जा सकता, ये पूर्ण गोल है। पृथ्वी पूर्णतः गोल है, ये नहीं कहा जा सकता पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का आकार में क्या है, पूर्ण गोल नहीं है। 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सतह मंडल की विशेषता नहीं है? यहाँ पर सतह मंडल की विशेषता बतानी है। सतह आकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं।
ठीक बात है। जो सतह आकृतियाँ महासागर की जो सतह होती हैं वहाँ पर भी ये आकृतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है इस मंडल में खनिज क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, भूगर्भ में पिछला क्वेश्चन में आया भी था, जो खनिज होते हैं वो भूगर्भ में इनका निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन है पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर सतह मंडल का निर्माण, ये भी ठीक है। पहाड़ पठार घाटियाँ ये सभी क्या है, सतह मंडल का ही भाग है। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का 57% जल सतह मंडल में पाया जाता है, ये गलत है। बल्कि क्या है, 57% जो जल है पृथ्वी का वो जल मंडल में पाया जाता है, ना कि सतह मंडल में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जलमंडल है। और जलमंडल का तथा 29% भाग पर क्या सतह मंडल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, टोटल पृथ्वी के 71% पर जलमंडल है और 29% पर सतह मंडल है। जबकि पृथ्वी का जो 97.2% जल है वो जलमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 12वां क्वेश्चन, हालांकि भारत में स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? यानी कि क्या है, भारत में क्या सार्वभौमिक मताधिकार प्रक्रिया का चयन किया गया, इसी के आधार पर कुछ मानदंडों को और भी अन्य देशों में भी अपनाया जाता है। जब वहाँ पर क्या है, अन्य किसी देश में यानी कि धर्म के आधार पर वहाँ पर वोट नहीं डाल सकते, कहीं पर लिंग के आधार पर वोट नहीं डाल सकते, यानी पुरुष वोट डालेंगे, स्त्रियाँ वोट नहीं डालेंगी। कहीं किसी देश में क्या है कि शिक्षा के आधार पर वोट डलती है, यानी वहाँ पर अनपढ़ लोग वोट नहीं डाल सकते, जबकि हमारे भारत में क्या है, सभी वोट डाल सकते हैं। तो इसमें मेनली बताना ये है क्वेश्चन में कि जो इनमें से वो जो कारक कौन सा है जो किसी भी देश में अवरोधक नहीं है वोट डालने के लिए, यानी कि मानदंडों में से एक नहीं है। तो संपत्ति एक ऐसा कारक है जो कहीं पर भी किसी भी देश में वोट डालने में बाधा या फिर शर्त के तौर पर नहीं रखी गई है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, अर्थात यहाँ धर्म, लिंग, संपत्ति, शिक्षा इत्यादि के आधार पर मताधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ ऐसे राष्ट्रों में जहाँ पर स्त्रियों को, अशिक्षितों को तथा अन्य धर्मावलंबियों को मताधिकार से वंचित किया जाता है। लेकिन संपत्ति एक अपवाद है, संपत्ति को मताधिकार का आधार कहीं पर भी नहीं बनाया गया है। 13वां क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। क्या है, महासागर का जो जल होता है तालाब और झील के उलट वो लगातार क्या है, गतिमान रहता है, जबकि तालाब में, झील वगैरह में शांत होता है जल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन से जल की प्रवाह या गति नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जल चक्र, दूसरा ऑप्शन ज्वार भाटा, तीसरा ऑप्शन धाराएं, चौथा ऑप्शन तरंगे। तो ज्वार भाटा और धाराएं, तरंगे ये क्या है, ये सभी जल की गतियां हैं, जबकि जल चक्र जो है ये गति या प्रवाह नहीं है जल का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल चक्र जल का प्रवाह या गति नहीं है। 14वां क्वेश्चन है आपका, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो मौखिक के जो इतिहास है उसको लिखने के लिए यहाँ पर कौन सी सामग्री सहायक नहीं है या फिर सामग्री का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। दूसरा ऑप्शन उस व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। चौथा ऑप्शन है उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है एक बार और देखते हैं, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो मौखिक इतिहास को लिखने के लिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, यानी विद्रोह के बारे में ब्रिटिश सैनिक है कोई और वो विद्रोह के बारे में बताता है और उसको फिर लिखा जाता है, तो ये तो इतिहास का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है वो किसी व्यक्ति की स्मृतियाँ हैं, विभाजन के समय की यादें हैं, उनको लिखना, जैसे भारत पाकिस्तान के समय का विभाजन है, तो ये भी इतिहास का हिस्सा है। और एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, जो फिर वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था इस पर बात कर रहा है, तो ये ऐतिहासिक ये सिरुतलेख नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है वह मौखिक इतिहास को लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, बच्चों के साथ गतिविधियों केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, तो बच्चों के साथ जो हम जो अध्यापक या माता पिता जो गतिविधियाँ करते हैं वो प्रभावी कब होती हैं? यहाँ पर मेनली शिक्षक की बात हो रही है, तो वो कब प्रभावी होती हैं?
पहला ऑप्शन है शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, यानी कि जो शिक्षिका है वो अपनी गतिविधियों को क्या है, पाठ को पूरा करने के लिए करा रही है, बस के पाठ पूरा हो जाए इसीलिए अपनी गतिविधियां करा रही है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि शिक्षिका क्या बस उसको क्या है, जो ऊपर से आदेश आया उसको पूरा करना है, बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो सारी गतिविधियाँ कराती है आदेश को पूरा करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है उनका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ये तभी प्रभावी होगी जब एक टीचर समझेगा कि जो वो गतिविधियाँ करा रही है वो गतिविधियाँ बच्चों की अवधारणाओं को समझने में मदद करेंगी। चौथा ऑप्शन है शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। एक ये कुछ पता नहीं है कि वो ये गतिविधियाँ क्यों करा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, वैसे ही वो करा के अध्यापिका और क्लासेस चली जाती है, तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कोई भी गतिविधि अथवा शिक्षा विधि तभी प्रभावी हो सकती है जब इसका इस्तेमाल कराने वाले को ये विश्वास हो कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी, यानी कि जो अवधारणा या फिर उद्देश्य है उसको समझने में मदद करेगी, तभी वो प्रभावी मानी जाती है। 16वां क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। तो यहाँ पर अनुचित कथन बताना है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के विषय में। पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, ये बिल्कुल उचित कथन है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है, ये भी उचित कथन है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें, तो ये अनुचित है, ये उचित कथन नहीं है। चौथा ऑप्शन सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है, तो ये भी उचित कथन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के विषय में। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ये उचित कथन नहीं है क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजाओं की जानकारी के लिए केवल युद्धों के बारे में हम सामाजिक विज्ञान को एक हिस्सा नहीं बना सकते। सामाजिक विज्ञान छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में मदद करता है, किंतु यह कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा केवल इसलिए होना चाहिए कि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए मुद्दों के बारे में जान सके, ये कथन सर्वाधिक अनुचित होगा, ये उचित कथन नहीं है कि केवल इसलिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए कि उससे राजाओं के जीवन के बारे में पता चले और उनके क्या है उनके आपस में जो उनके मुद्दे थे जीवन के, उनके जीवन शैली के बारे में, तो ये अनुचित कथन है। 17वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त होगी भारत के लिए तो उसके तुरंत बाद कुछ समस्याएं आई, तो उनमें से कौन सी समस्या नहीं है। पहला ऑप्शन है राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, ये एक समस्या थी, प्रयास किया गया इनमें भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए अलग अलग राजाओं के राज्यों को। दूसरा ऑप्शन आर्थिक विकास, ये भी एक समस्या थी। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान से आने वाले जो शरणार्थी थे वो भी एक समस्या थी। चौथा ऑप्शन जो है भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपत्ति और कर्ज का बंटवारा, तो कर्ज और संपत्ति का बंटवारा ये कोई समस्या नहीं थी, बल्कि आर्थिक विकास, आने वाले शरणार्थी और राजाओं को संघ साथ एक संघ में इकट्ठा करना या फिर भारत में संगठित करना, ये सभी समस्याएं थी। तुरंत बाद भारत को आज़ादी मिलने के तुरंत बाद पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के साथ समान रूप से संपदा और कर्ज बंटवारा जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। 18वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें, यानी पाठ के बाद में आओ चर्चा करें में एक कथन दिया गया है। शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है कि अपने आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्य क्यों नहीं रखते। तो कथन दिया गया है पाठ के बाद में आओ चर्चा करें शीर्षक में कि जो साधारण पुरुष या स्त्री होते हैं अपने कार्यों का विवरण वो सामान्य क्यों नहीं रखते हैं। अपने जो खुद जो कार्य करते हैं वैसे जो स्पेशली वीवीआईपी वगैरह होते हैं वो तो रखते हैं, जबकि जो सामान्य जो पुरुष महिलाएं होती है वो अपने कार्यों को विवरण क्यों नहीं रख पाते। तो इस प्रश्न पूछने की सार्थकता क्या है, इस प्रश्न को इस पाठ में क्यों पूछा गया है, इसे आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं जिसके विषय में लिखते, यानी उससे सीधे साधी जिंदगी जीते थे, उनके पास कोई ऐसा कोई टॉपिक या फिर ऐसी कोई खास घटनाएं नहीं थी जिसके बारे में वो लिख सकते थे। दूसरा ऑप्शन है ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन प्रश्न उनके तयशुदा उत्तर नहीं है,
उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। इसमें क्या है, तीसरे ऑप्शन में प्रश्न यानी जिनके फिक्स उत्तर नहीं है, इनके कई उत्तर हो सकते हैं एक प्रश्न के, तो ऐसे प्रश्न नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। चौथा ऑप्शन, इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए उन्हें नहीं देना चाहिए। तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, यानी ये भ्रमित भी नहीं करेंगे ये प्रश्न, और चौथे में क्या है, इसलिए उन्हें नहीं देना चाहिए, यानी कि वो प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रश्न बच्चों को अनुमान लगाने के लिए, इसलिए नहीं देना चाहिए, बल्कि इसलिए देना चाहिए ताकि बच्चे अनुमान लगा सकें। पहला ऑप्शन है क्या है, कुछ ऐसे महान, तो इसमें ये नहीं है कि भाई अगर कोई साधारण व्यक्ति है वो महान जो कृत्य करेगा उसके बाद उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, वो अपनी साधारण जीवन शैली के बारे में भी लिख सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इसलिए दिया गया है ताकि विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार के प्रश्न पूछने की सार्थकता यही है कि इससे चर्चा को शुरू किया जाएगा और विद्यार्थी अपने अपने तर्क देंगे। 19वां क्वेश्चन है, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में, यानी कि NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है और उसमें शीर्षक है हमारे अतीत, तो इनमें से इस हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो लेखकों द्वारा जो अभिव्यक्त किया गया है NCERT की पाठ्यपुस्तक में हमारे अतीत नामक शीर्षक पाठ में, तो इनमें से इस हमारे अतीत पाठ के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता, ये ठीक है। हमारे अतीत ये जैसे नाम से प्रस्तुत होता है, ये केवल राजा रानियों के बारे में बात नहीं करता बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है हमारे अतीत के बारे में, हमारे अतीत पाठ के में। दूसरा ऑप्शन है, ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है, ये भी ठीक है। इसमें हमारे अतीत में किसान शिल्पकार जैसे और भी कई अन्य समुदाय हैं उनके योगदान को बताया गया है। तीसरा ऑप्शन, ये इस प्रकार विचार बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि, ये भी ठीक है, भारत का एक अतीत नहीं कई अतीत हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे हमारे अतीत नामक पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। चौथा ऑप्शन, ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो ये गलत ऑप्शन है। ये क्या है, ये अपने भारत देश के बारे में इसमें बताया गया है, ना कि पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में, बल्कि भारत के अतीत के बारे में इस शीर्षक में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दिए गए कथनों में हमारे अतीत शीर्षक के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है कि हमारे पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। हमारे अतीत भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है, ना कि पड़ोसी देशों की। इसमें भारतीय प्राचीन गणराज्यों से लेकर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास तक की कक्षावार प्रस्तुति की गई है। हमारे अतीत के अंदर क्या है, प्राचीन गणराज्यों से लेकर के और भारत की स्वतंत्रता तक के इतिहास तक की कक्षावार, हर कक्षा के हिसाब से अलग अलग लेवल पर प्रस्तुति की गई है। 20वां क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि अगर स्त्रियों को शिक्षा दी जाएगी तो वो बिगड़ जाएंगी। तो इसमें बिगड़ शब्द है जो, इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, यह उन्हें और अधिक धन देगा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। तीसरा ऑप्शन है, वे अपवित्र हो जाएंगी। चौथा ऑप्शन है, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो बिगड़ना जो शब्द है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जब स्त्रियाँ जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपनी जो मूल पारंपरिक उनकी जो भूमिका है समाज के अंदर वो उनसे दूर हो जाएंगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। यहाँ बिगड़ शब्द का अर्थ है शिक्षा के कारण स्त्रियों को जो शक्ति मिलती उसके कारण वो अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी, इसलिए